अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी ठीक? ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है, नज़र आ रही है सबको? चैट में एक बंदा बता दे मुझे। ओके, वी वर डिस्कसिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम यस्टरडे। तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले, ख़ास तौर पे उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे दोनों के, और कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं उसके अंदर वो हम देखते हैं। उसके बाद हम जो रह गई थी हमारी डिजीज़ वो हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रोटिक सिंड्रोम था हमारे पास। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या फ़ीचर्स थे आप लोग मुझे बताओ। रुक, इसको आगे कर देते हैं। माइक ओपन करके भी बता सकते हो, चैट में भी बता सकते हो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्या फ़ीचर्स थे? ऑलराइट, इसका सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि जो हिनॉक शॉनलिन पर्परा होता है इसके अंदर आपकी किडनीज़ के साथ साथ स्किन के ऊपर मैनिफेस्टेशन होती है। पॉल्पेबल पर्परा होता है उसके ऊपर। पर्परा लाइक जो प्लेटलेट्स टाइप ब्लीडिंग होती है ना, उसमें पर्परा पेटिकिया है और ये वाली जो चीज़ें होती हैं उस तरह का होता है। ठीक है, साइज़ की बेस पे जो है वो हम पेटिकिया है, पर्परा और इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये सिनेरियो पढ़ लेते हैं हम। 7-year-old present with abdominal pain, rash mainly on the back of his legs and buttocks. On physical examination, there is generalized abdominal tenderness, tender swellings of both ankle and knees, and a rash that do not blanch when pressed. A complete blood count and urinalysis are normal. PT, APTT, and platelets counts are normal. Blood urea and creatinine are also normal. Urinalysis shows hematuria and proteinuria. Stool is Goyak positive. Basically Goyak positive means कि स्टूल में ब्लड स्टूल के अंदर भी है। तो जब ये चीज़ बनेगी ना आपके पास, आपका जीआईटी इन्वॉल्व होगा, स्किन इन्वॉल्व होगी एंड किडनीज इन्वॉल्व होंगी। तो ये हिनॉक शॉनलिन पर्परा है। ठीक है, बिकॉज अब इसके नाम में एक पर्परा आ रहा है तो ये तो आपने याद रखना है, इसमें जो है वो नॉन ब्लैंचेबल रैश होगा या पॉल्पेबल पर्परा का, ये दो वर्ड्स यूज़ होते हैं आपके एमसीक्यूज़ के अंदर। ये जो चीज़ें होती हैं, जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट कैसे बताएगा वो? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल टेंडरनेस और ब्लड इन स्टूल, इसके साथ जो है वो जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट बताएगा। और किडनी की इन्वॉल्वमेंट उसी तरह बताएगा जिस तरह हम फ्लो में पढ़ रहे थे ना, हमने नेफ्रेटिक सिंड्रोम स्टार्ट किया था, उसमें आपके पास वो वाली सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी जो हिमाजूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। आईजीएन नेफ्रोपैथी, पीएसजीएन एंड हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो ये उसी की कॉन्टिन्यूएशन है। हिनॉक शॉलन पर्परा ये भी आपके पास हिमाचूरिया के साथ, प्रोटीन यूरिया के साथ और एडिमा के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, किडनी के इन्वॉल्वमेंट वैसे ही है, साथ आपके और ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए। क्यों हो रहे हैं इन्वॉल्व? बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ वास्कुलाइटिस। मैंने आपको बताया था वास्कुलाइटिस में मल्टीपल ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी होंगे जो वास्कुलाइटिस के अंदर होते हैं, और ये किसी भी वेसल्स को इन्वॉल्व कर सकता है। टिपिकली एक इसकी अम, किस कुछ ऑर्गन्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स के वास्कुलाइटिस कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स की जो है वो वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जिस तरह इसमें मैंने 3 ऑर्गन्स बताए हैं आपको। पैथोजेनेसिस क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ आईजीए इन द ग्लोमेरुलाई। ठीक है, ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो दो आपने याद करने हैं वो आईजीए और पीएसजीएन है, और आगे आएंगे दो नेफ्रोटिक में, वो हम देख लेंगे। मोस्ट कॉमन एंड अर्लीस्ट सिम्टम्स इज पॉल्पेबल पर्परा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका आपको एससीक्यू नहीं आता है, ये एमसीक्यू में लेकिन आपसे पूछा जाता है। एक आधा शायद इसका एससीक्यू आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एससीक्यू वाइज, लेकिन ये रैश को और पर्परा को आपने जहन में रखना है। कहीं पे आए तो आपने ये सोचना है। दूसरा, और किस किस डिजीज़ में पर्परा हो सकता है? बेसिकली जो हम हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे ना, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, उनके अंदर भी पीटीके एंड पर्परा होते हैं। ठीक है, आईटीपी वगैरह और ये इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं, तो उनको भी फिर आपने बेसिकली जो मेडिसिन और ये, बल्कि फाइनल ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें आपने
पैथोफिजियोलॉजी कोई पूछेगा भी नहीं है आपसे, सिम्टम आपको देंगे, आपने डायग्नोस करना है, ठीक है, या सिम्टम आपको देंगे, साइंस देंगे और आपने ट्रीटमेंट उसका बताना होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती इसके अंदर। या इन्वेस्टिगेशंस कभी कभार होती हैं कि स्पेसिफिक कौन सी हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और इस तरह की जो होती हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स कौन सी हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या हो गया इसका, पॉर्टेबल पर्परा, ये आपने याद रखना है। पैथोफिजियोलॉजी की ज़रूरत नहीं है इसमें, जितनी थी वो बस हो गई। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, स्किन रैश, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या होगी, लेग्स, बटॉक्स एंड एल्बोज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ रैश आते हैं, टाइफाइड पे भी रैश होता है, ठीक है, नॉन ब्लैंचेबल होगा ये वाला, ठीक है। कुछ ब्लैंचेबल होते हैं, कुछ नॉन ब्लैंचेबल होते हैं, ये आपने याद रखना है। मतलब उसको जब आप प्रेस करोगे तो उसमें डिसअपियर नहीं होगा वो, ठीक है। सम ऑफ द पेशेंट्स डेवलप माइग्रेटरी पोरियाथाइटिस, पोरियाथाइटिस ये बेसिकली आपको पता ही है, जितने भी वास्कुलाइटिस है उसके अंदर फटीग, आर्थ्रेल्जियाज ये कॉमन होते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स कुछ में कॉमन होती हैं ड्यू टू वेसल की इन्फ्लेमेशन वगैरह। अच्छा, शॉप एब्डोमिनल पेन होगा ड्यू टू हैमरेज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और हैमरेज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होगा तो आपको कैसे, किस इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, स्टूल एग्जामिनेशन से। स्टूल एग्जामिनेशन पे गोएक टेस्ट जो होता है वो स्टूल के अंदर ब्लड को बताता है आपको, वो पॉजिटिव होगा। इंटरसेप्शन में डेवलप, बच्चों में कॉमन चीज़ है ये, एब्डोमिनल पेन का डिफरेंशियल भी इंटरसेप्शन ही बनता है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, रो रहा है और एब्डोमेन में उसका आपको लगता है कि कोई मसला है, तो इंटरसेप्शन आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है टेंडर एब्डोमेन के। और ड्यू टू हेनॉक्स पर्परा एज अ कॉम्प्लिकेशन भी इंटरसेप्शन डेवलप हो सकती है। रीनल इन्वॉल्वमेंट वैसी ही होगी जैसे ही बाकी नेफ्रेटिक सिंड्रोम की कॉजेज़ में होती है, तो उसमें हाइपरटेंशन भी हो सकती है, साथ एडिमा भी हो सकता है, ओलिगूरिया भी हो सकता है, टिपिकल पैटर्न। टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकती है इसके अंदर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, ये आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो याद करने की ज़रूरत है दैट इज़ palpable purpura, skin manifestation, renal involvement as in nephrotic syndrome, and GIT involvement, small intestinal hemorrhages and stool में blood positive। डायग्नोसिस कैसे होगा, अब जब पर्परा आया है तो मैंने आपको बताया पहला आपका डिफरेंशियल प्लेटलेट डिसऑर्डर्स बनते हैं। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स को रूल आउट कर दोगे आप, प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल, ठीक है। इसको डिटेल में फिर हेमाटोलॉजी में देखेंगे हम। प्लेटलेट के फंक्शन नॉर्मल होंगे, जो कोएगुलेशन टेस्ट हैं पीटी, एपीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और ब्लीडिंग टाइम सब नॉर्मल होगा। यूरिनालिसिस में वही कुछ आएगा जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में आना चाहिए, इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, कल हम कर चुके हैं। स्टूल का हम डिस्कस कर चुके हैं। ASO टाइटर इज़ ऑफन एलिवेटेड, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, बेसिकली ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो है न्यूमोकोकस में भी होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो होता है इसके अंदर भी एलिवेटेड हो सकता है, तो ये भी एलिवेटेड होंगे। और ये वैसे भी आपने करवाना है, क्यों, क्योंकि नेफ्रेटिक सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है बच्चों में, PSGN और IgA नेफ्रोपैथी, तो वो उनमें भी एसो टाइटर आप करवाते हो तो उनका भी आपको पता लग जाएगा। थ्रोट कल्चर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, ये वही वाले हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। C3 लेवल्स और नॉर्मल, किन डिजीज में C3 लेवल्स या C4 लेवल्स, ये कॉम्प्लीमेंट लेवल्स डिक्रीज थे, IgA नेफ्रोपैथी में था डिक्रीज, नहीं था। इसमें भी नहीं है, ठीक है, फिर किस में था, PSGN में था, राइट। और लूपस नेफ्राइटिस, SLE वाला, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट था, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, किडनी से रिलेटेड, हाँ, ठीक है, जेंजियो कैपिलरी में। और एक क्रायोग्लोबुलिनीमिया भी था, और शंट नेफ्राइटिस जो होते हैं उनके अंदर भी होता है। खैर वो छोड़ो, आप याद ना भी करो, उनकी खैर है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनेगा,
जिन भी चीज़ों में पर्परा होता है वो बनेंगे। सेप्टिसीमिया में हो सकता है, वो ट्रॉमा में हो सकता है, बच्चों में ख़ास तौर पे घर से उनको चाइल्ड एब्यूज़ जो होता है उसके अंदर। आपके क्वेश्चन में तो नहीं आता लेकिन चलो। अदर वास्कुलाइटिस, डिफरेंट टाइप्स के और वास्कुलाइटिस के अंदर भी पर्परा बनता है, ठीक है। और पॉल्पेबल नहीं होता बाकियों में, और ब्लांचेबल और नॉन ब्लांचेबल, इसका आपने ध्यान रखना है। इसमें नॉन ब्लांचेबल होता है और इसमें पॉल्पेबल भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। ट्रीटमेंट क्या है? नेफ्रेटिक सिंड्रोम की अभी तक जितनी हमने ट्रीटमेंट पढ़ी थी वो सारी होगी। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा, बेड रेस्ट करवाना है आपने उसको, स्टीरॉइड्स दे सकते हो आप उसको अगर ठीक नहीं हो रहा। पेनिसिलिन दोगे अगर एएसओ टाइटर पॉजिटिव है या थ्रोट कल्चर उसके पॉजिटिव हैं, एएसओ टाइटर एलिवेटेड है। ये चीज़ें तो अभी तक हमने की थी। एडिशनल आपने क्या करना है, अभी तक हमने देखा था पेन एज सच फीचर किसी में था नहीं, तो इसमें जो है वो पेनफुल टेंडर एब्डोमेन होगा, तो टेंडर एब्डोमेन को भी आपने साथ ट्रीट करना है, पेन किलर्स आपने देनी है। एक चीज़ ये ऐड होगी इसके अंदर। दूसरा क्या होगा? बाकी जो भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है आपने उसको ट्रीट करना है जिस तरह हमने पहले ट्रीट किया था। सीकेडी डेवलप अगर हो रहा है और इसमें हायर चांसेस हैं, आईजीए नेफ्रोपैथी में देर वर लाइक मिनिमल चांसेस ऑफ डेवलपिंग एंड स्टेज रीनल डिजीज, पीएसजीएन में ज़्यादा थे और इसमें भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसको आप साथ साथ ट्रीट करोगे। अगर सी के डी के फीचर्स आ रहे हैं, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंसेस हो रहे हैं, हाइपरकेलीमिया में जा रहा है पेशेंट, एसिडोसिस में जा रहा है, तो आप क्या करोगे? प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, डायूरेटिक्स उसको स्टार्ट करवाओगे। कौन से डायूरेटिक्स दोगे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। और वही स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए आपने पेनिसिलिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसके ट्रीटमेंट में एज सच कोई चीज़ नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। बाकी आपने डायग्नोज करना आपको आना चाहिए। लूपस नेफ्राइटिस आपने नहीं करना, पीड्स में नहीं करना, मेडिसन में करना है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे। अच्छा, अब आ गया है सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कॉमन है बच्चों में। दूसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की देखेंगे हम कौन सी टाइप इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिनेरियो वही वाला है ऑलमोस्ट जो हमने कल पढ़ा था। आपने मुझे इसमें फीचर्स बताने हैं जो आपको नेफ्रोटिक की तरफ लेकर जा रहे हैं या उसकी किसी कॉज की तरफ लेकर जा रहे हैं। acute onset 4-year old previously healthy boy present with acute onset of facial edema and generalized swelling। ये इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? फेशियल एडिमा उसने बताया जो हाइपोएल्बुमिनूरिया, हाइपोअल्बुमिनीमिया में हो सकता है, ठीक है। लेकिन फेस का उसने बताया ना, तो फेस का जो टिपिकल होता है नेफ्रोटिक के अंदर जो है वो फेस पहले इन्वॉल्व होता है, फेशियल पफिनेस पहले आती है बाकी बॉडी के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता होना डेवलप होती है। लेकिन अगर सीसीएफ होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होगा, या तो उसमें जो है नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे पहले स्टार्ट होगा एडिमा और फिर ऊपर की तरफ आएगा। और एलर्जी का अगर है कि एनाफिलेक्सिस हो गया उसको, या एंजियोडीमा हो गया, या लिम्फोडीमा हो गया, तो एंजियोडीमा में तो किसी भी पार्ट पे हो सकता है जहाँ पे एक्सपोजर होगा एलर्जन का या ट्रिगर का। और लिम्फोडीमा में किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिम्फेटिक सप्लाई जहाँ पे होती है ना किसी एक स्पेसिफिक, वो आप सर्जरी में डिटेल में पढ़ोगे। खैर, एग्जामिनेशन रिवील ए फेब्राइल चाइल्ड। ए फेब्राइल मीनिंग उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है अभी। बीपी ऑफ 90/50। क्या है बीपी को? बेसिकली ये उसने इसलिए बताया कि हाइपरटेंशन किस में होती है, नेफ्रेटिक में जो है वो हाइपरटेंशन होती है, नेफ्रोटिक में नहीं होती। थोड़ा सा लो हुआ हुआ है, लोअर काफ़ी लो हुआ हुआ है। ही इज़ अलर्ट एंड सिग्निफिकेंट बाईलैटरल पेरी ऑर्बिटल एडिमा है उसको, पिटिंग पीडल एडिमा है। ही हैज़ एसाइटीज़ विद नो ऑर्गेनोमेगैली। नो ऑर्गेनोमेगैली में उसने बेसिकली रूट आउट किया है लिवर को, कि अगर एसाइटीज़ क्रोनिक लिवर डिजीज़ या सिरोटिक लिवर की वजह से हो तो लिवर पॉल्पेबल हो सकता है। सिरोटिक में शुरू में होता है फिर
छोटा हो जाता है। हिज स्क्रोटम एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज हैव टेंस पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा है। ऑन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस electrolytes urea creatinine और normal urine dipstick show protein 4 positive। 4 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव ये जो है नेफ्रोटिक रेंज होती है, ठीक है। डिपस्टिक के ऊपर ये आपके पास आता है, जो आपके पास रैपिड यूरिन एनालिसिस होता है ना, जल्दी जल्दी जो हो जाता है, जिसमें ग्लू 3-4 चीज़ें चेक होती हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन्स और मेरे ख्याल से नाइट्रेट्स वगैरह, ठीक है। वो आपने अपने पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 24 hours urine collection reveals a protein excretion of 2.5 grams per 24 hours। ये आप एक ही लेवल याद रखो कि 3.5 से ज़्यादा होती है आपकी, डेविडसन में भी इतना ही दिया हुआ है। देयर इज़ ऑल्सो हाइपरबिलमिनीमिया एंड हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, तो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। दीज आर द फीचर्स। कार्डिनल फीचर्स डिस्कस करने की दोबारा ज़रूरत तो नहीं है, जो आपको याद हो गए होंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टीरॉयड सेंसिटिविटी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपने, ये एक ही क्लासिफिकेशन है इसकी जो याद करनी है, और दूसरी हिस्टोपैथोलॉजी की बेसिस पे जो इसकी कॉजेज़ हैं वो आपने याद करनी है। तो स्टीरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली ये ट्रीटमेंट की बेसिस पे, क्या आप स्टीरॉयड्स देते हो तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है डिजीज़ के ऊपर। एक पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आया आपके पास, आपने उसको स्टीरॉयड्स दिए हैं, उन स्टीरॉयड्स की वजह से उसका प्रोटीन यूरिया ख़त्म हो गया और एडिमा रिजॉल्व होना शुरू हो गया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रिमिशन, कि एडिमा उसका रिजॉल्व होना शुरू हो गया और प्रोटीन यूरिया उसका ख़त्म हो गया 3 कंसेक्टिव डेज के लिए। दिस इज़ कॉल्ड रिमिशन। अगर स्टीरॉयड्स देने पर रिमिशन आ गई है तो दैट इज़ स्टीरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सिंपल सी बात है। अगर आपने स्टीरॉयड दिया है, रिमिशन तो नहीं हुई लेकिन बेहतर होना शुरू होगी उसकी डिज़ीज़, बेहतर हुई होते 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 दोबारा जो है उसको प्रोटीन एडिमा और प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो गया, ठीक है। थोड़ी सी बेहतरी आई बट दोबारा होना शुरू हो गया। तो ये कौन सा है? स्टेरॉइड डिपेंडेंट, ठीक है। यूजली स्टेरॉइड्स जब आप देते हो ना तो उससे बेहतरी होना स्टार्ट हो जाती है जब, तो 4 to 6 वीक्स के बाद आप उसकी डोज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देते हो। मिनिमम पॉसिबल डोज आपने उसको देनी होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जब आप उसकी डोज थोड़ी सी कम करते हो तो वो दोबारा होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज स्टीरॉयड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या आप हाई डोज स्टीरॉइड्स देते रहोगे तो ठीक रहेगा, थोड़ी सी उसकी डोज कम करने की कोशिश करोगे या उसको स्टीरॉयड पे से हटाने की कोशिश करोगे तो अगेन हो जाएगा। थर्ड टाइप स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या आप उसको स्टीरॉयड्स दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो स्टीरॉयड रेजिस्टेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अच्छा, इसमें रिमिशन और रिलैप्स की डेफिनेशन आपको पहले तो पता होनी चाहिए। रिमिशन क्या होती है? 3 कंसेक्टिव डेज के लिए नो प्रोटीन यूरिया या ट्रेस प्रोटीन यूरिया। ट्रेस प्रोटीन यूरिया क्या होता है? 150 मिलीग्राम से कम पर डे, और एडिमा की रेजोल्यूशन। ये दो जो सिम्टम फीचर्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, ये ठीक हो जाएं तो दैट इज़ रिमिशन। रिमिशन इज़ नॉट इक्वल टू रिकवरी, ये याद रखना आपने। दूसरी है रिलैप्स। रिलैप्स में क्या होता है? देर इज़ इम्प्रूवमेंट के जो उसकी ओवर्ट प्रोटीन यूरिया था 3.5 से ज़्यादा, वो थोड़ा सा, सॉरी, रिलैप्स इज़ लाइक वो उसका थोड़ा सा कम हुआ था, उसका इम्प्रूवमेंट आई थी लेकिन अगेन उसको प्रोटीन यूरिया होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और एडिमा में उसकी जो इम्प्रूवमेंट आई थी वो अगेन हो गई है। रिलैप्स इज़ नॉट इक्वल टू रिकरेंस। हाँ, रिकरेंस के इक्वल नहीं है। रिकरेंस में क्या होता है? डिजीज़ हुई थी एक पेशेंट को और आपने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया था, ज़ीरो पे आ गई थी वो डिज़ीज़, ठीक हो गई थी, रिकवर कर गया था वो। रिकवर करने के बाद उसको अगेन डिजीज़ हुई है, दैट इज़ रिकरेंस। रिलैप्स क्या है? उसको आप लो लेवल पर तो ले आए थे, ख़त्म नहीं हुई थी डिजीज़, सिम्टम्स उसके थोड़े कम हो गए थे, डिक्रीज़ हो गई थी उसकी मैनिफेस्टेशंस, बट ख़त्म नहीं हुई थी, तो दैट इज़ रिलैप्स, ठीक है। तो रिलैप्स और रिकरेंस को आपने अलग अलग रखना है, रिमिशन और रिकवरी को आपने अलग अलग रखना है। ऑलराइट, और किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, रिमिशन, रिलैप्स, रिकवरी और रिकरेंस में? सर रिमिशन और रिकवरी काइंडली रिपीट कर दें। रिमिशन में सिम्टम्स कम हो जाएंगे या सबसाइड भी हो जाएंगे, लेकिन
लेकिन डिजीज़ की जो सारी मैनिफेस्टेशंस है ना वो सारी ठीक नहीं होंगी अभी, 100% ठीक नहीं हुआ होगा। रिकवरी में 100% सब कुछ कॉम्प्लिकेशन समेत सब कुछ ठीक हो चुका होगा उस डिजीज़ का। ये फ़र्क है इन दोनों में, रिमिशन और रिकवरी में, और रिलैप्स और रिकरेंस में आपको पता लग गया है। ठीक है, तो अब क्या है, फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम और इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग। अब दोनों में रिलैप्स तो हो रहा है, यानी पेशेंट को सिम्टम थोड़े से इम्प्रूव होने के बाद दोबारा आ रहे हैं सिम्टम्स ओवर डिजीज़ के, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज है। फ्रीक्वेंट के अंदर क्या है, 1 साल के अंदर 4 दफ़ा उसको एपिसोड्स हैं, या 6 मंथ्स के अंदर 2 दफ़ा हैं, 12 मंथ्स के अंदर 4 दफ़ा, या 6 मंथ्स के अंदर 2 दफ़ा रिलैप्सेस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग। और इससे कम होगा ऑब्वियसली तो इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग होगी। अगर 4 से कम कितना होता है, 3, 2, 1, और 12 मंथ्स में, और 6 मंथ्स में अगर 2 पे फ्रीक्वेंट था तो 1 पे इनफ्रीक्वेंट होगा। इनमें से एक आप याद कर लो, दूसरा आपको पता लग जाएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहली 3 डेफिनेशंस हैं ये आपके एमसीक्यूज में आती हैं, और वैसे भी इसकी पूरी क्लासिफिकेशन भी आई हुई है अकॉर्डिंग टू स्टेरॉयड सेंसिटिविटी। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एज, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको देख लेते हैं। कंजेनिटल क्या होगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी चीज़ है वो कंजेनिटल कहलाई जाती है। तो बर्थ से लेके 3 मंथ्स तक अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है तो वो कंजेनिटल है। इसकी 2 कॉजेज़ हो सकती हैं। एक हो सकती है जेनेटिक कॉज, कोई जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रोटीन डेफिशिएंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़, कोई जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है। सेकंड कॉज इसकी हो सकती है कि मदर के अंदर जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में था तो मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ था, या कोई ड्रग ऐसी ली थी उसने जिसकी वजह से किडनीज़ की जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गई थी। तो ये 2 कॉजेज़ होती हैं, आपने इसमें इतना ही याद रखना है। इन्फेंटाइल क्या होगी, बर्थ से लेकर 3 मंथ्स तक अगर कंजेनिटल थी तो 3 मंथ से लेके इन्फेंट कब तक होता है, 1 ईयर तक इन्फेंट होता है, तो दैट इज़ इन्फेंटाइल। चाइल्डहुड कब है, वैसे 5 ईयर्स तक चाइल्डहुड होती है, अर्ली चाइल्डहुड, और उसके बाद जो है वो जब तक एडोलिसेंट टीनेज एडोलिसेंट एज तक जो है वो 12 ईयर्स तक, ठीक है। तो तब तक जो है चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, और उससे ऊपर एडोलिसेंट्स होगी, और उसके बाद एडल्ट होता है, वो पता ही है आपको। इनको हम आगे देखते हैं। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ऑब्वियसली उसमें प्राइमरी होगा और सेकेंडरी होगा। प्राइमरी क्या होता है, इडियोपैथिक, अननोन कॉज, आपको कॉज नहीं पता। एसोसिएटेड फैक्टर्स हो सकते हैं उससे, लेकिन आपको कोई कॉज उसके नहीं पता। सेकेंड इज सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी में कोई ना कोई कॉज आपको पता होगी, या तो वो कोई ड्रग ले रहा होगा, या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ या कुछ भी उसको हो सकती है ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको। प्राइमरी में आपका ट्रीटमेंट चलेगा सिम्टोमेटिक, जितने भी इसकी मैनिफेस्टेशंस थी उनको आपने ट्रीट करना है। और सेकेंडरी में आपका मेन ट्रीटमेंट गोल होगा अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना। आप अंडरलाइंग कॉज को ठीक कर दोगे तो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। एटिपिकल फीचर्स इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूजुअली इडियोपैथिक जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर कोई एज सच एटिपिकल फीचर्स नहीं होते। जो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर एटिपिकल फीचर्स हो सकते हैं, और एटिपिकल फीचर्स अगर हैं तो आप सोचोगे कि ये किसी और वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, देयर इज़ एन अंडरलाइंग कॉज, या फिर ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं है, कुछ और मसला। तो ये एटिपिकल फीचर्स हैं। एटिपिकल फीचर्स क्या होते हैं, हिमाचूरिया, नेफ्रोटिक में हमने देखा है कि हिमाचूरिया नहीं होता। नेफ्रोटिक में हमने देखा है कि हाइपरटेंशन नहीं होती, लो C3 लेवल्स नहीं होते यूजुअली, RFTs डीरेंज हो सकते हैं, वैसे भी एटिपिकल फीचर्स है। एज 1 to 12 ईयर्स तक कॉमन होता है, इसमें भी 2 to 6 ईयर्स आप अगर याद रखो तो ज़्यादा अच्छा। मिनिमल चेंज डिजीज 2 to 6 ईयर्स में कॉमन होती है। और एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं किसी डिजीज़ की, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, कोई स्किन मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, सिरोज़ा के ऊपर मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, ब्लड के अंदर कोई मसला हो रहा है, जॉइंट्स में कोई मसला हो रहा है, तो वो आपको बताएगा कि मसला जो है किडनी का मसला जो है वो सेकेंडरी है, देयर इज़
कोई ऑटो इम्यून डिजीज, SLE टाइप, कोई बाहर का मसला है। इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम यही है जिसकी आपने डिटेल्स याद करनी है, बाकियों के आपने नेम याद करने हैं सिर्फ, एज फॉर एज योर UHS एग्जाम इज कंसर्न। इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन टाइप 2 to 6 ईयर्स में कॉमन है, बॉयज़ के अंदर कॉमन है, ठीक है। प्राइमरी हिस्टोलॉजिक सब टाइप्स, अच्छी बात है कि सारी याद करो, लेकिन 2 ज़रूर पता होनी चाहिए पीडियाट्रिक्स में। मिनिमल चेंज डिजीज़ और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस आपको वैसे पता होना चाहिए मिनिमल चेंज के साथ, और मेसेंजियो प्रोलिफरेटिव, ये 3 पता होने चाहिए, ठीक है। मेसेंजियो कैपिलरी या मेसेंजियो प्रोलिफरेटिव, तो इसमें ये 3 आपने याद करनी है। मोस्ट कॉमन जो होती है 2 to 6 ईयर्स की एज में, दैट इज़ मिनिमल चेंज डिजीज़। बच्चों में यही चीज़ कॉमन होती है, और आपका जो सिनेरियो आता है यूजुअली उसके अंदर भी मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही होता है आपका, ठीक है। दूसरी आपने याद करनी है फोकल सेगमेंटल, ये एडल्ट में कॉमन होती हैं ज़्यादा, बाकी मेसेंजियो प्रोलिफरेटिव ऐसा कॉमन नहीं है, बाकी उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है उसमें एंडोथीलियम होती है, मेसेंजियो क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सॉरी मेसेंजियो मेसेंजियल सेल्स अलग होते हैं, एंडोथीलियम होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और एपिथीलियम होती है, ठीक है। और एपिथीलियम जो होती है उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो फूड प्रोसेसेस बना रहे होते हैं, उनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। और पोडोसाइट्स के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होती हैं जो उसको नेगेटिव चार्ज दे रही होती हैं। तो बेसिकली मिनिमल चेंज डिजीज़ में क्या होता है कि जो पोडोसाइट्स का नेगेटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाता है। उस नेगेटिव चार्ज के ख़त्म होने की वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो उनका लॉस होता है यूरिन के अंदर, और इसके अंदर सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया मींस कि प्रोटीन्स तो बहुत सारी हैं बॉडी में, ग्लोबुलिन्स भी हैं और एल्ब्यूमिन्स भी हैं, तो इसके अंदर सेलेक्टिव क्या होता है, एल्ब्यूमिन का सिर्फ लॉस हो रहा होता है मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सिर्फ एल्ब्यूमिन को कंट्रोल कर रहा होता है, बाकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो अपने साइज़ की वजह से कंट्रोल हो रही होती हैं, यह आपको पैथोलॉजी की वजह से याद होगा। एल्ब्यूमिन अपने साइज़ की वजह से नहीं, चार्ज की वजह से कंट्रोल होती है, बॉडी के अंदर रहती है। पैथोफिजियोलॉजी हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह एडीमा होता है, क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से फर्दर एग्जर्बेट होता रहता है, फ्लूइड ओवरलोड होता जाता है, और वो सारी चीज़, ठीक है। मिनिमल चेंज डिजीज़ की पैथोलॉजी ये आपने याद करना है। ग्लोमेरुलर अपीयर्स नॉर्मल, माइक्रोस्कोपी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोपी होती है उसके ऊपर नॉर्मल होता है ये, इसीलिए इसको मिनिमल चेंज भी कहते हैं, और नील डिजीज़ या इस तरह का भी इसका एक नाम है, ठीक है। तो ये भी होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको बेसिकली नज़र आता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो कोई नहीं करवाता, तो ये बस याद करने की बात है। फ्यूजन ऑफ एपिथेलियल फूड प्रोसेस या इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस, इस तरह की कोई बात आपके पास हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर हो। ऑलराइट, 95% चिल्ड्रन विद मिनिमल चेंज डिजीज रिस्पॉन्ड टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये कौन सी टाइप का बना, डिपेंडिंग अपॉन स्टेरॉइड सेंसिटिविटी, स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिनिमल चेंज डिजीज मोस्ट कॉमन है, और वैसे भी मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉज है, और चाइल्डहुड में भी मोस्ट कॉमन कॉज मिनिमल चेंज डिजीज़ ही है। इसमें से सिर्फ 5% लोग होते हैं जो स्टेरॉयड को रिस्पॉन्ड नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है, इसकी आप डिटेल बेशक ना याद करो, पैथोलॉजी से रिलेटेड जो है मिनिमल चेंज की करनी है आपने। इसमें फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होता है, एडल्ट्स के अंदर ये कॉमन होता है, और स्टेरॉइड्स को इसके जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। इसमें आपको स्टेरॉइड के अलावा जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं वो देनी पड़ती हैं। मेसेंजियो प्रोलिफरेटिव का नेम आपने करना है, सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाओ तो सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स होंगे, उनको हम जल्दी जल्दी गुजारते हैं। 6 ईयर से कम की एज में कॉमन है, ऑर्बिटल स्वेलिंग है, ठीक है। अब एडिमा के डेवलप हो रहा है, उनको ऑटिक प्रेशर चेंज हो रहा है, तो सिर्फ बाहर बाहर एडिमा नहीं होगा, अंदर जो इफ्यूजन्स होती हैं, प्लूरल इफ्यूजन एंड एसाइटीज़, ये भी डेवलप होंगी,
ठीक है। तो प्लूरल इफ्यूजन जब डेवलप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, डिस्निया होता है, ये चीज़ें आती हैं। और अगर एसाइटिस डेवलप होता है तो वो तो आपको नज़र आ ही जाएगा कि उसमें एब्डोमेन की जो है वो प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन होगा। उसके अलावा स्क्रोटल एडिमा भी हो सकता है, डिपेंडेंट पार्ट है स्क्रोटम के अंदर एडिमा हो सकता है बच्चों में। ठीक है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं वो प्रिसीड कर सकते हैं। नेफ्रोटिक के सिम्टम आने से पहले फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ, PSGN के साथ। उसमें भी रेस्पिरेटरी सिम्टम की बात होती है, इसमें भी फ्लू लाइक सिम्टम्स की बात हो सकती है। इनफैक्ट कल हमने जो सिनेरियो पढ़ा था जेफरी का, उसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स थे। ओके, ब्लड प्रेशर इज़ ऑफन नॉर्मल एंड ये हम नेफ्रेटिक से इसको डिफ्रेंशिएट करें। डायग्नोसिस कैसे होगा, प्रोटीन यूरिया होगा ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव। अगर 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन करवाएंगे तो दैट विल बी मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। उस तरह आप याद करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये वाली वैल्यू आपने याद की भी है तभी ठीक है। यूरिनरी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो जो है वो मोर देन 2 हो जाएगी। हाइपोअल्बुमिनीमिया हो जाएगा, 2.5 से कम चली जाएगी। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाएगा 220 मिलीग्राम पर डेसिलिटर। बेसिकली इसकी 200 से 240 तक बॉर्डर लाइन रेंज होती है। 200 से कम इज़ बेस्ट और 240 से ज़्यादा जो होता है वो हाई होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स आपको याद होने चाहिए। प्री रिक्विजिट्स बिफोर स्टार्टिंग स्टीरॉयड थेरेपी। अब इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट स्टीरॉयड्स। तो स्टीरॉयड स्टार्ट करवाने से पहले आपने क्या करना है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवाना है आपने उसका, और हेपेटाइटिस बी के टेस्ट करवाने हैं और सी के। हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट करवाना है आपने और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवाना है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट टीबी बता देगा आपको। हेपेटाइटिस बी के लिए आप हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन करवाते हो और विच इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। एंड सी के लिए IgM या IgG HCV करवा सकते हो आप। ठीक है। सीरम एलडी लेवल्स वही लिवर का स्टेटस आप चेक कर रहे हो हेपेटाइटिस के लिए। मैनेजमेंट LFTA। मैनेजमेंट क्या होगी, जनरल मैनेजमेंट तो वही होगी, बेड रेस्ट होगा वगैरह वगैरह। ठीक है। डाइट में आप क्या करोगे, प्रोटीन इंटेक को कम कर दोगे। प्रोटीन इंटेक को क्यों आपने कम कर दिया, क्योंकि किडनी का फंक्शन सॉरी प्रोटीन इंटेक को आप ज़्यादा कर दोगे और साल्ट इंटेक को आप कम कर दोगे। तो प्रोटीन इंटेक को आपने ज़्यादा इसलिए कर दिया कि प्रोटीन्स लॉस हो रही हैं, लेवल्स कम हुए हुए हैं। साल्ट इंटेक को आपने इसलिए कम कर दिया कि ऑलरेडी देर इज़ किडनी फंक्शन जो है अब नॉर्मल है, साल्ट आएगा उसकी वजह से जो है वो और प्रॉब्लम होगी, फ्लूइड ओवरलोड के अंदर है बॉडी। सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करो तो अच्छा है क्योंकि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हुआ है। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, अब डायरेटिक्स नॉर्मली नॉट नीडेड। अगर CKD के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आप जो है वो डायरेटिक्स दे सकते हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, इतना ज़्यादा वो हो चुका है, एडिमा हो चुका है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दे रहा है वो आप बहुत ज़्यादा। ठीक है। या स्क्रोटल एडिमा इतना ज़्यादा हो चुका है कि स्क्रोटम रप्चर हो सकता है, तो फिर आप स्टीरॉइड्स को कॉशियसली यूज़ करवा सकते हो। अदरवाइज स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, जो स्टीरॉइड्स हैं वो एक्यूट किडनी इंजरी करवा सकते हैं और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस ज़्यादा कर देते हैं और फ्लूइड डिप्लीटेड स्टेट भी ला सकते हैं बॉडी के ऊपर, शॉक में चला जाता है पेशेंट हाइपोवोलीमिया में। तो इस वजह से स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या होगी, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स में क्या, प्रेडनिसोलोन लेवल्स, ये डोजेस याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये आपको पता होना चाहिए इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। और जब भी स्टीरॉइड्स आप लॉन्ग टर्म दे रहे होते हो तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इनको आपने माइंड में रखना होता है और पेशेंट को उसके लिए मॉनिटर भी करना होता है। वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनको देख लेते हैं। ये आपका निमोनिक है, इसको आप यहाँ याद रखना। C फॉर कैटरैक्ट्स, U फॉर अल्सर्स, बिकॉज जो रीजनरेशन होती है, क्या कहते हैं उसको, रिपेयर होती है, वो स्टेरॉइड्स जो है उसको स्प्रेस कर देते हैं। स्ट्राया बनते हैं, सेम चीज़। हाइपरटेंशन होती है बिकॉज ऑफ कशिनॉइड, कशिंग सिंड्रोम वाली चीज़ें याद रखो ना आप। इन्फेक्शंस के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज एंटी इन्फ्लेमेटरी है। नेक्रोसिस
हो सकता है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, ऑस्टियोप्रोसिस होता है, फ्रैक्चर्स के रिस्क इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन हो जाती है इसके अंदर, तो वो है। डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपैथीज़ होती हैं, फैट की डिपोजिशन हो सकती है, एडिपोज टिश्यू हाइपरट्रॉफी एंड पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा पी से साइकोसिस भी बनता है, ठीक है। साइकोसिस स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट होता है, स्टीरॉयड साइकोसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी प्रोविज़न के पेपर में भी दी हुई हैं, वो हम आगे देख लेते हैं, लेकिन अगर आपने मॉनिक याद करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब आपने क्या करना है, जो स्टीरॉयड सेंसिटिव डिजीज़ थी उसके अंदर आपने क्या देना है, ब्रेडनिसोल स्टीरॉयड देना है, ठीक है। और अगर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट डिजीज़ है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप दोगे अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जिसके अंदर क्या क्या आ जाती हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड आ जाती हैं, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, सैक्रोलिमस और माइकोफेनेलेट, मोफेटिल, ये सारी जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, ये आप दोगे। अगर स्टीरॉइड्स नहीं दे रहे तो ये दोगे। और अगर स्टीरॉइड्स देने के बाद भी रिलैप्स हो रहा है, फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग है, तो फिर आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग में स्टीरॉइड्स के साथ इम्यूनोसप्रेसिव ऐड करोगे, ठीक है। इसी तरह अगर इनफ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग है तो उसके अंदर आप क्या करोगे, प्रेडनिसोलोन आप ऑल्ट एक तो उसकी शुरू वाली देते रहोगे। डिपस्टिक प्रोटीन यूरिया मींस एक तो प्रोटीन यूरिया आप चेक करते हो ना, 24 आवर्स यूरिन का सैंपल आप ले लेते हो और उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन होती है वो सारी मैयर करते हो आप, ठीक है। 8 AM सैंपल लेके या जिस तरह भी, वो होता है 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन। डिपस्टिक प्रोटीन यूरिया होता है कि पेशेंट जाता है, अपना यूरिन देता है, उसी टाइम उसके अंदर जो है वो प्रोटीन चेक की जाती हैं डिपस्टिक मेथड्स के अंदर। एक स्ट्रिप होती है, उसको डालते हैं, उसके ऊपर कलर आ जाता है, उस कलर को मैच कर लेते हैं, वो डिपस्टिक है। तो उससे आपको ये नहीं पता लगता कितने ग्राम्स हैं, उसके ऊपर बस ग्रेडिंग होती है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4, तो वो डिपस्टिक टेस्टिंग होती है, वो इतनी रिलायबल नहीं है, ठीक है। 24 आवर यूनिट प्रोटीन ज़्यादा रिलायबल। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, इनफ्लुएंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आप क्या करते हो, प्रेडनिसोलोन देते हो 3 डेज़ के लिए, जब डिपस्टिक कुछ वीक्स के लिए, जब डिपस्टिक प्रोटीन नेगेटिव हो जाती है। जब नेगेटिव हो जाती है तो आप उसको ख़त्म नहीं करते स्टेरॉइड को, आप उसको अल्टरनेट डेज पे देना शुरू कर देते हो। अल्टरनेट डेज पे 4 वीक्स के लिए देते रहते हो, फिर जाके ख़त्म करते हो उसको, ठीक है। ये हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्स साइड, इसको आप अलग अलग ट्रीटमेंट याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपको क्लासिफिकेशन याद करनी है। एडवर्स इफेक्ट वो जो सारे मैंने आपको बताए हैं वही हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं जी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो आपने याद रखनी है, दैट इज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। दो ही चीज़ों में होता है, डीकम्पनसेटेड क्रोनिक लिवर डिजीज CLD के साथ होता है ये स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ होता है। बेसिकली पेरिटोनाइटिस की एक प्राइमरी कॉज है, यानी सॉरी, पेरिटोनाइटिस की विदाउट सर्जिकल कॉजेज होती है ना कुछ, तो परफोरेशन हो जाती है अगर किसी भी गट के विजरा की, इंटेस्टाइनल परफोरेशन वगैरह, उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस होता है, वो वाला नहीं है ये। उसके अलावा जो है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, इसकी दो कॉजेज होती हैं, डीकम्पनसेटेड लिवर फेलियर एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो एक ये आपने याद रखना है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट कभी कभी आ जाता है आपको लिखने के लिए, खास तौर पे इसका, इसमें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवाते हो, सेफ्ट्राइजोन या फ्लोरोक्विनोलोन्स पे जाते हो, और पहले कल्चर भेजते हो और उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हो। कितनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए? ख़ास तौर पे जो है वो एंटेरोकोकाई को, नीमोकोकस को, इन सब चीज़ों को जो है वो कवर करती हो, ठीक है। अच्छा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्यों हो जाएगा? पेशेंट जो है वो, उसके अंदर जो क्या कहते हैं, कोagulative एबनॉर्मेलिटीज़ आई हुई हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो निकल रही हैं। जब प्रोटीन्स निकल रही होती हैं तो उसमें जो सारी प्रो क्या कहते हैं उनको, एंटी कोएगुलेंट्स होती हैं और प्रो कोएगुलेंट्स होती हैं, ठीक है। जो एंटी कोएगुलेंट होती हैं वो भी वॉश आउट हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से प्रो कोएगुलेटिव स्टेट बन जाती है। प्रो कोएगुलेशन स्टेट की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेग्स के अंदर क्या कहते हैं उसको, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इनकी एपिसोड्स। तो उसके लिए आप देते हो
हेपरिन, जिसकी एक टाइप, दो टाइप्स होती हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, जो रेगुलर हेपरिन भी कहते हैं जिसको, या आप वारफेरिन दे सकते हो उनको, या आप एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दे सकते हो विच आर एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल। तो ये तीन इसके ट्रीटमेंट इनके ना, आपने बस एक एक लाइन याद रखनी है। इन्फेक्शंस में क्या है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस इज द कॉमनेस्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आफ्टर टेकिंग सैंपल्स फॉर कल्चर सेंसिटिविटी। ठीक है, कहाँ से सैंपल लेना है आपने, पेरिटोनियल फ्लूइड का सैंपल लेना है, एसाइटिक टैप करना है आपने। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हेपरिन देनी है आपने, वारफेरिन देनी है लो डोज, एस्पिरिन देनी है, क्लोपिडोग्रिल देनी है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो साथ एंटीबायोटिक आप उसको दो, और डोज एडजस्ट करोगे प्रेडनिसोलोन की। ठीक है, और बाकी होम मॉनिटरिंग और प्रोटीन यूरिया आपने करनी है। होम मॉनिटरिंग ऑब्वियसली आपने घर में डिपस्टिक से ही आप कर सकते हो, दूसरा तो लेबॉर्ट्री मेथड होता है, वो लैब में ही हो सकता है। इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग्स के आपने सिर्फ नेम्स करने हैं। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स में साइक्लोस्पोरिन है, ट्रैक्रोलिमस है, माइक्लोफेनेटेलेट ये अलग हैं, और इसके अलावा रिटुक्सीमैब है विच इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इनके नेम करने हैं आपने सिर्फ। ठीक है, उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं, उसके लिए आप उनकी वैक्सीनेशन कर सकते हो। कौन कौन सी वैक्सीनेशन करोगे, नीमोकोकल वैक्सीन्स करोगे, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करोगे, कौन सी अवॉइड करोगे, लाइव वैक्सीन्स जो होती हैं जिसमें पोलियो है, और कौन सी होती है लाइव, टाइफॉइड की एक लाइव है। तो ये वाली जो हैं इनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि बच्चा स्टीरॉइड्स के ऊपर है, और स्टीरॉइड्स आर इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग्स, और इम्यूनोस्प्रेशन की वजह से अगर आप लाइव वैक्सीन उसको दे देते हो तो हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। तो इम्यूनोस्प्रेस जो पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो स्टीरॉइड्स पे हो, चाहे किसी और ड्रग पे हो, इम्यूनोस्प्रेसेंट पे, चाहे उनको कोई ऐसी डिजीज़ हो, एड्स वगैरह, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम उसका कम हुआ हुआ, उनको लाइव वैक्सीन्स नहीं दी जाती। दूसरा इसमें आपने याद रखना है, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, जो चिकन पॉक्स अगर बच्चों को हो जाए तो उसको आप एंटीवायरल ड्रग नहीं देते। ठीक है, बट अगर बच्चा स्टीरॉइड्स पर है या बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे है के ट्रीटमेंट पर है, तो फिर आप उसको एसाइक्लोविर भी दोगे विच इज़ एन एंटीवायरल फॉर वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस, और आप उसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी आप उसकी करोगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दोगे आप उसको। ठीक हो गया, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती, यूजुअली खुद ही होता है और ठीक हो जाता है चिकन पॉक्स। अच्छा, प्रोग्नोसिस क्या होता है, मिनिमल चेंज डिजीज़ का आपने याद रखना है, मोस्ट कॉमन है, स्टीरॉयड सेंसिटिव होते हैं 95% पेशेंट इसके, और इसमें किडनी डिजीज़ होने का, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होने का चांसेस मिनिमल होते हैं। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस को आपने याद रखना है कि ये एडल्ट्स में कॉमन होता है, बच्चों में अनकॉमन है। इसमें स्टीरॉयड रेजिस्टेंट पेशेंट्स होते हैं, और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होने के चांसेस इसमें मैक्सिमम हैं। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सारी टाइप्स इसकी आपको बता चुका हूँ। लूपस हो सकता है, हिनॉक्सॉलिन पेपरा हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, HIV, मलेरिया, मलिग्नेंसीज में हो सकता है, ड्रग्स में हो सकता है। इसको आपने जस्ट रीड करना है, कुछ भी नहीं करना। और एटिपिकल फीचर्स जो हमने पढ़े थे वो इसके अंदर हो सकते हैं। कंजेनिटल, कंजेनिटल में हम पढ़ चुके हैं, वन बर्थ से लेके 3 मंथ्स तक कंजेनिटल हम उसको कहते हैं। उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एनी प्रॉब्लम इन द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। सेकेंडरी क्यों होगा, इंट्रायूट्राइन लाइफ में कोई इन्फेक्शन हुए थे, मदर को कोई डिजीज़ थी, किसी टेटोजेनिक एक्सपोजर हुआ मरकरी का फॉर एग्जांपल। कैसे पता लगेगा, एडीमा तो होगा, प्रोटीन यूरिया भी होगा, प्लेसेंटा भी एनलार्ज्ड होगी। इंट्रायूट्राइन लाइफ में मसला हुआ है ना, तो एडीमा जो होगा वो प्लेसेंटा के अंदर भी होगा, जो फीटल पार्ट होता है उसका। तो प्लेसेंटा का वेट मोर देन नॉर्मल होगा। बच्चे के अंदर गैमा ग्लोबुलिन्स कम होंगी। प्रोटीन यूरिया होता है ना, प्रोटीन यूरिया में एल्ब्यूमिन तो जा ही रही थी, गैमा ग्लोबुलिन्स जो ग्लोबुलिन की एक टाइप्स होती हैं वो भी जा रही हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं गैमा ग्लोबुलिन्स।
अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स हाई होते हैं विच कैन बी डिटेक्टेड प्रीनेटली, एंटीनेटल या प्रीनेटल जो टेक्निक्स होती हैं जो आप गायनी में पढ़ोगे उनसे अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स चेक किए जा सकते हैं, वो एलिवेटेड होते हैं। बाकियों के आपने नेम कर लेने, ये कुछ सिंड्रोम्स है जिनके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, लेकिन इनके अंदर सिंड्रोम के क्या मतलब है, नेफ्रोटिक भी होगा इसके अंदर और कोई अदर एबनॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, जेनिटेलिया नहीं होंगे, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, फेशियल एबनॉर्म हो सकती हैं या कुछ और इस तरह की हो सकती हैं। ठीक है, इनके आपने सिर्फ नेम कर लेना अगर करना चाहो, अगर वो भी ना करो, ये कभी आए नहीं है। इन्फेंटाइल टाइप है, बस इसको आप टाइम पता होना चाहिए, एडोलेसेंट टाइप का टाइम पता होना चाहिए, 12 ऑनवर्ड्स होता है। इन्फेंटाइल टाइप में मैंने आपको बता दिया, मोस्ट कॉमन इज मिनिमल चेंज, और उससे कम मेसेंजियो प्रोलिफरेटिव हो सकता है, और सबसे कम जो है वो होता है एडोलेसेंट में, फिर जो है वो फोकल सेगमेंटल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आपने कैसे ट्रीट करना है। स्टेरॉइड इसमें जो है वो नहीं देने होते, क्या देना होता है आपने, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी होती हैं, जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, वही वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक सिंड्रोम एंड हो गया। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बताए। न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस कुछ प्रिमिटिव होते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होते हैं, वो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें सकिंग रिफ्लेक्स है, रूटिंग रिफ्लेक्स है, पकड़ेगा वो चीज़ों को, अपनी टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ये वाली चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं उसकी फीडिंग वगैरह के लिए, और हार्मफुल जो स्टिमुलाई हैं उनसे उसको दूर करने के लिए, ठीक है, या अपनी मदर के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज़रूरी है, तो ये उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं। और कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट जब उसकी ब्रेन की होती है तो उसके साथ साथ आते हैं। तो अच्छा, अब होता है ऐसे कि जब जिस रिफ्लेक्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो डिसअपियर भी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो 3 to 4 मंथ्स पे डिसअपियर हो जाता है। रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, जो इनवॉलेंट्री होती हैं, बच्चे को पता नहीं होता लेकिन वो कर रहा होता है। ठीक है, तो जब उसको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, पता लगना शुरू हो जाएगा, तो वो वॉलेंट्री हो जाएंगी, रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा उसका 4 to 6 मंथ्स पे। अब जब भी आप रिफ्लेक्सेस बच्चे के न्यूनेटल एग्जामिनेशन का पार्ट है बेसिकली ये, और भी चीज़ें होती हैं इसमें, आपने सारे जब भी बच्चा पैदा होता है उसके आपने सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। ये आपको बताती हैं कि बच्चे के ब्रेन को कोई डैमेज नहीं हुआ होगा उसका। अब वो बताता हूँ मैं आपको, अगर सिमेट्रिकली रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं, दोनों तरफ से डिमिनिश्ड हैं या एब्सेंट हैं, राइट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, तो इट मीन्स कि उसके ब्रेन की जो है डेवलपमेंट, ब्रेन को कोई डैमेज हुआ हुआ है। एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी ऑक्सीजन नहीं मिली, ग्लूकोज कम था, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, जिसकी या कोई और कर्निकटेरस वगैरह होता है, जॉन्डस और हाइपर ब्लूरोबिनीमिया वगैरह की वजह से हो सकता है, तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई हुई या ब्रेन को डैमेज हो गया, तो दैट इज़ ये वाला प्रॉब्लम। अगर सिमेट्रिकली डिक्रीज है, एब्सेंट है। अगर एसिमेट्रिकली डिक्रीज है कि राइट साइड पे तो ठीक है, लेफ्ट साइड पे नहीं आ रहा, या लेफ्ट इस तरह है, तो फिर क्या मसला होगा, फिर मसला होगा नर्व इंजरी, जो पेरिफेरल नर्व है उसकी कहीं पे वो इंजरी होगी है, किसी प्लेक्सस की इंजरी होगी है, आपने पढ़ा भी होगा, आर्ब्स पैरालिसिस हो जाता है, जो ये होता है प्लेक्सस होता है अपर लिम्ब का, ब्रैकियल प्लेक्सस वगैरह में। इसके अलावा कोई ऑर्थोपेडिक मसला हो सकता है, ठीक है, उसकी किसी बोन का फ्रैक्चर हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ, ये चीज़ हो, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, शोल्डर उसका जो है वो मतलब वो हो गया था, फंस गया था, तो ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने चेक कैसे करना है, बेसिकली आपने देखना है कि प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो नॉर्मल बिल्कुल ठीक है उसका, या डिमिनिश्ड है। दूसरी चीज़ आपने बच्चे की एज के साथ उसको रिलेट करना है कि इस एज के अंदर ये रिफ्लेक्स होना चाहिए या नहीं। अगर
रिफ्लेक्स अपनी एज के बाद भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सेकंड रिफ्लेक्स अगर 4 to 6 वीक्स पे एब्सेंट हो जाना चाहिए और फिर भी वो परसिस्ट कर रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। जो चीज़ एब्सेंट होनी चाहिए वो परसिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो परसिस्ट कर रही है तो ये भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी का ही साइन है। ठीक है, सेरेब्रल पॉल्सी में जो है वो, या और जो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी जिस बच्चे को भी हो, उसमें ये उस पीरियड के बियॉन्ड भी परसिस्ट कर रहे होते हैं जिसमें इनको ख़त्म हो जाना चाहिए। बाकी इसमें आपने क्या याद करना है, कब अपीयर होता है, कब डिसअपीयर होता है। करवाएगा कोई नहीं आपसे, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। कल मैं वीडियो एक दिखाऊंगा आपको जिसमें मेन जो करने वाले हैं इसमें से वो उसमें आपको देख लेना। आप ख़ुद भी यूट्यूब पे जाके इसकी सर्च कर सकते हो। दूसरा जो आपने टेबल कल याद करके आना है, दैट इज़ वेट ऑफ द बेबी अकॉर्डिंग टू हिज एज। जो एग्जामिनेशन होता है, पीडियाट्रिक बच्चों का एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं। उसमें से एक एंथ्रोपोमीट्री है। एंथ्रोपोमीट्री मींस मेजरमेंट्स। कौन सी मेजरमेंट्स? उसका हेड सर्कमफेरेंस, उसकी हाइट और उसका वेट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हैं। इसके अलावा भी होते हैं, ख़ासतौर पे जो मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर बाइसेप्स, या आपने शायद कम्युनिटी मेडिसिन में अगर स्कूल विज़िट किया था तो वहाँ पे करवाते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस और थिंग्स लाइक दैट, वो भी हो सकती हैं। तो इसमें से ये हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ये वाला टेबल करना है आपने हाइट का, और हेड सर्कमफेरेंस के लिए आपने ये वाला टेबल करना है। ये आपकी बेड साइड जो है उसमें भी दिया हुआ होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने ये वाला करना है यहाँ से। डेंटिशन आपने नहीं करनी, और वेट करना है आपने। वेट कहाँ गया? ये वाला वेट। ठीक है, केजीज में करना है आपने बेसिकली। ठीक है, बाकी इसमें कुछ एमसीक्यू पॉइंट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे लीव कर गए हैं तो फिर उनका रह जाएगा ये। तो ये वाले 3 टेबल्स आपने करने हैं। ये ना करो, ये फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये वाला कर लेना, हाइट एट डिफरेंट एजेस एंड हेड सर्कमफेरेंस एट डिफरेंट एजेस। इसमें से एमसीक्यू आधा ही आना है। डेंटिशन नहीं करनी है आपने। बाकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। टाइम भी पूरा हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल उसमें भेज सकते हो। अल्लाह हाफिज़।